So yes, we are live and we are going to start with today's session with some introduction. As you know that we are going to do indirect taxes. Indirect taxes में and this ये जो batch है पूरा batch है in this batch we have CA students as well as CMA students. सो पूरा का पूरा बैच चालू करने के पहले सबसे पहले मैं तुम लोग को मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ बिकॉज आई डोंट नो वेदर यू हैव एवर लर्नड फ्रॉम मी बिफोर फॉर इंटर. कभी मेरे वीडियोस देखे नहीं देखे आई डोंट नो. आई विल जस्ट अज्यूम दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं तुम लोग को देना चाहता हूँ दैट माई नेम इज अमित महाजन, सॉरी सी अमित महाजन. I qualified in 2017 and I was working in EY for 6 years. So including articleship, I was working in EY for 6 years and in a taxation department. I have worked in both direct tax as well as indirect tax. So इसके लिए hands-on experience बोलते हैं ना, hands-on experience मेरे पास है Big Four का. So whatever experience I have, I am going to share all the things with you because जितना मैंने उधर जाके कुर्सी गरम किया है ना, जितना मैंने सीखा है ना, वो सब कुछ मैं तुम लोग के सामने रखने वाला हूँ. राइट. सो इनडायरेक्ट टैक्स चालू करने के पहले आई वांट टू टेल यू दैट सीए स्टूडेंट्स जो है, सीए स्टूडेंट्स उनके लिए पूरा सिलेबस कैसा है कि कस्टम्स भी है, जीएसटी भी है, तो वो कितने मार्क्स के लिए क्या है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. और सीएमए के लिए भी जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाई आई हैव टू डिस्कस दिस बिकॉज सीए स्टूडेंट्स के लिए जो नवंबर 23 का एग्जाम था ना, नवंबर 23 का अभी का जो एग्जाम था, दैट एग्जाम फॉर दैट एग्जाम द पेपर पैटर्न वाज डिफरेंट, राइट. एंड फॉर May 24 ऑनवर्ड्स द पेपर पैटर्न इज डिफरेंट. सो जीएसटी स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले समझेंगे कि तुम लोग का पेपर पैटर्न कैसे है, हम लोग ने कैसे अप्रोच करना चाहिए, और इज इट रियली पॉसिबल टू स्कोर 70+ इन दिस पर्टिकुलर पेपर. ये पूरा स्ट्रैटेजी में तुम लोग को फर्स्ट डे पे ही बताने वाला हूं. एक मिनट देना, आई जस्ट ओपन द पेज. परफेक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो 2-3 चीजें स्टार्ट करने के पहले दैट आई वॉन्ट यू टू बी कंसिस्टेंट. आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस इन बिटवीन. जो भी फोन्स होंगे, इफ यू आर वॉचिंग इट ऑन लैपटॉप तो लैपटॉप पे ही देखना, फोन्स पूरा का पूरा बाजू में रखना. बिकॉज इफ यू हैव एनी डिस्ट्रैक्शन, सी हम लोग लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं. लाइव लेक्चर्स जितना इफेक्टिवली तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो ना, उतना इफेक्टिवली लाइव लेक्चर्स कंप्लीट करो. डोंट हैव एनी बैकलॉग्स बिकॉज बैकलॉग रखने के बाद ना वो जो जो वो एकदम डेंजरस चीज है बैकलॉग. यू मस्ट बी नोइंग दिस कि यार साला 3 घंटे का लेक्चर है. 3 घंटे के लेक्चर में अगर मैंने सोचा कि यार 2x पे पूरा का पूरा लेक्चर देख लूंगा, देन इन दैट केस योर एंटायर वीडियो शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 1.5 आवर्स. बराबर है. 3 घंटे का लेक्चर 2x में देखा तो 1.5 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली वी टेक 4 आवर्स टू कंप्लीट 3 आवर्स लेक्चर्स विथ 2x स्पीड. ये मुझे मैथमेटिक्स कभी समझता नहीं है, और दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी टाइम विद एवरी स्टूडेंट इफ ही हैज अ रिकॉर्डिंग और इफ ही हैज एनी रिकॉर्डेड लेक्चर्स. आई एम श्योर दैट द सेम थिंग मस्ट बी हैपनिंग विद यू गाइस. बिकॉज कैसे कैसे होता है, वो डिसिप्लिन आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. एंड डिसिप्लिन आने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा. और हम लोग को अगर डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, देन इन दैट केस फोन दूर रखना पड़ेगा. तो फोन दूर रखना वही तो इंपॉर्टेंट है सर, वही तो नहीं होता है, वही तो नहीं होता है. तो इसके लिए बोल रहा हूं, इफ यू आर कमिंग लाइव देन इन दैट केस यू आर गेटिंग एंटरटेनमेंट फ्रॉम माई एंड, राइट. सो आई थिंक दिस एंटरटेनमेंट इज इनफ फॉर 2 आवर्स एंड आफ्टर दैट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. आई विल इंश्योर दैट जितना हम लोग सीखेंगे ना, 2 घंटा 2.5 आवर्स जितना हम लोग सीखेंगे ना, आई विल इंश्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इन डिटेल. और अपने मेरे इंटर के कभी लेक्चर्स देखे या पहले कभी मेरे मैराथन्स देखे या कभी कुछ भी देखा है, तुम लोग को समझा होगा कि यार मैं सिर्फ सिखाने के पीछे नहीं जाता हूँ. मतलब सिखा तो सब लोग लेते हैं. और मे बी आई कैन से दैट आई हैव वेरी लेस एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यू कैन से इन फाइनल. बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस अपफ्रंट इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. बट आई विल टेल यू एंड आई विल एंश्योर वन थिंग दैट जो मैं सिखाने का पार्ट है ना, वो मे बी मैच कर लूंगा मैं. बट जो याद रखने का पार्ट है ना, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन दैट. बिकॉज याद रखने के लिए सिखाना एक अलग चीज है और याद रखवाना एक दूसरा चीज है. ये दोनों चीज टीचिंग में होनी चाहिए एंड आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट बोथ द थिंग्स इन यू. सो डोंट वरी एट ऑल. जस्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू, दैट इज फेथ. आई विल ट्राई टू डू एवरीथिंग फ्रॉम माई एंड. जस्ट मेरे पे फेथ रखना. मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी तुम लोग को स्टडी मटेरियल दूंगा, उस पर फेथ रखना. सब कुछ बहुत अप टू द मार्क होगा एंड बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना,
राइट मेरे साथ साथ पूरा पूरा पढ़ाई कंप्लीट करना, आराम से अपना जितना 110 आवर्स में कंप्लीट होना है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जितने मेमोरी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा उतने मेमोरी टेक्निक्स ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग ऑन द सेम डे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, सो दैट आपके दिमाग में वो छप जाएगा एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, राइट। अभी मैं पहले बात करता हूं पेपर पैटर्न का, जस्ट 1 मिनट। या सो पेपर पैटर्न अगर देखा, मैं सबसे पहले सीए का बात करता हूं, उसके बाद में सीएमए का बात करता हूं, ठीक है। अगर मैंने सीए का बात किया, सीए, देन इन दैट केस यू गेट अ पेपर विच कंप्राइजेस ऑफ 80 marks of GST and 20 marks of customs and FTP, customs plus FTP. Now sir, 80 marks का GST and 20 marks का custom FTP, yes absolutely right। पहले जो नवंबर 23 में जिन्होंने एग्जाम दिया था उन्होंने 75-25 देखा था और अभी 80-20 हो गया। सर ऐसे कुछ चेंज हुआ क्या? yes, ये जो कस्टम्स है ना उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक पहले एक कॉन्सेप्ट था, वो अभी ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो उधर निकाल दिया उन्होंने, उसके 5 मार्क कम कर दिए। दिस इज वॉट हैज हैपेंड। अगर मैंने जीएसटी का बात किया, सिर्फ जीएसटी का बात किया, सर जीएसटी में कितने मार्क्स का थियोरी आता है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। नाउ यू नो यू हैव पास्ट दैट स्टेज वेयर आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, राइट। तो वो तो तुम लोग ने फेज पास कर दिया है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट मैं जैसे जैसे तुम लोग को पढ़ाऊंगा ना, आई विल अज्यूम दैट यू नो नथिंग अबाउट जीएसटी। You know nothing about GST. Why? Because I will go a bit slow at the beginning. Because तुम लोग को लग सकता है यार ये बहुत स्लो जा रहा है अमित यार। देखो, you are not accustomed to my teaching, and I want everybody, you and me, to be on the same page. And to get both of us on the same page, I have to go a little slow. और हम लोग ने अगर स्लो गए ना, then in that case एक बार तुम लोग को टीचिंग मेरा समझ गया ना, then in that case पूरा एकदम मक्खन जैसा पूरा का पूरा जीएसटी हम लोग का खत्म हो जाएगा। सो इनिशियली 1-2 लेक्चर जरा मेरे साथ एकदम पेशेंस से रहना, आगे का पूरा तुम लोग को मैं कंप्लीट कर दूंगा। जीएसटी का अगर मैंने बात किया 80 मार्क्स का, तो देखो 80 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 मार्क्स जो होता है ना, 50 to 55 मार्क्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों एक साथ जुड़ के वो लोग दे देते हैं। मतलब क्या कि एक केस स्टडी दे देंगे या मे बी एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्शन तुम लोग को मालूम है वो होगा, आईटीसी होगा, ये सब कुछ चीजें 50 to 55 मार्क्स में कवर हो जाती है। और ये जो बाकी के मार्क्स है ना, 20 to 25, सॉरी 25 to 30, ये जो मार्क्स है ना, ये मार्क्स आते हैं प्योर थ्योरी। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर should we focus on those 50 to 55 or should we focus on those 25 to 30? I'll tell you one thing, focus on this, you will be done। क्यों मालूम है? सी ये तो तुम लोग का स्ट्रॉन्ग क्लास में हो जाएगा, ये जो है ना तुम लोग का स्ट्रॉन्ग क्लास में हो जाएगा। तुम लोग को एफर्ट्स तुम लोग के एंड से किधर लाने मालूम है? 25 to 30, दैट इज इन थियोरी में तुम लोग को एफर्ट्स डालने हैं। मैं मेरे एंड से सब कुछ करूंगा, तुम लोग को जितना मेमोरी टेक्निक दे सकता हूं, आई विल गिव एवरी पॉसिबल थिंग फ्रॉम माई एंड। बट 25 to 30 मार्क्स अगर आपको ग्रैब करने ना, देन इन दैट के सिर्फ मेरे एंड से नहीं होगा, आपको खुद के एंड से भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये हम लोग को लिखना है। एक चीज तुम लोग को बताऊं, 25 to 30 का जो थियोरी है ना, इसमें इंस्टीट्यूट नहीं घुमा सकता। लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, नहीं घुमा सकता। अरे थियोरी में क्या ही पूछेगा यार, कुछ नहीं कर सकता। तो इस पे तो फोकस करना ही है, तुम लोग के एंड से ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। ये तो हम लोग क्लास में ये कर लेंगे, क्या सल्टा देंगे। उसके बाद अगर कस्टम्स का बात किया, कस्टम्स बहुत स्मूथली हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। इफ यू कंसिडर CA-CMA बोथ, दोनों के लिए मेरे हिसाब से 75 प्लस शुड बी आवर टारगेट। 75 प्लस शुड बी आवर टारगेट। यू विल से कि सर फाइनल में 75 प्लस, यस इट इज पॉसिबल। एंड आई टेल यू वन थिंग, अगर तूने देखा टैक्सेशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन अगर तुम लोगों ने देखा ना, इट इज टू वास्ट। मतलब क्या कि पहले तुम लोग का कंप्लीट तो हो जाएगा, चलो कंप्लीट तो हो गया। कंप्लीट होने के बाद वो जो 1.5 दिन रहता है ना, लास्ट वाला 1 दिन, उसमें बैंड बजती है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसमें बैंड बजती है। एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान टू एग्जीक्यूट दैट। एंड यू नो बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी थिंग्स, डायरेक्ट टैक्स का पेपर
is not very scoring. I'm not saying that it is not scoring for everyone. I'm just saying that in general, if you are an average student, then in that case, it is challenging to score in direct tax paper because there are a lot of things. सिली मिस्टेक्स होते हैं, बाद में लास्ट डे पे कवरेज नहीं होता है, एक चीज़ याद नहीं आता है, बहुत सारी सेकेंडरी चीज़ें होती है. बट अगर मैंने जीएसटी का बात किया या आईडीटी का बात किया, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल टू स्कोर 75+ इन दिस पर्टिकुलर पेपर. सो उधर जो मार्क्स कम हुए हैं ना, हम लोग को इसमें क्या करना है, सेट ऑफ करना है, याद रखना. अपना टारगेट ही 75+ स्टार्ट से होना चाहिए. ठीक है, अभी हम लोग ने अगर सीएमए का बात किया, सीएमए में इट इज 75 मार्क्स फॉर जीएसटी एंड 25 मार्क्स फॉर कस्टम्स. ये हम लोग को कंप्लीट करना है सीए एंड सीएमए में. ऐसा अपना क्या है सिलेबस है, राइट. सो सर, आर वी गोइंग टू स्टार्ट विथ जीएसटी फर्स्ट और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कस्टम्स फर्स्ट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जीएसटी फर्स्ट. हम लोग जीएसटी लेंगे, खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के कस्टम्स भी कंप्लीट कर लेंगे. चलो, आई होप दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर टिल हियर व्हाट इज द पेपर पैटर्न, सीए सीएमए, जीएसटी कितने मार्क्स का, कस्टम्स कितने मार्क्स का, ये सब कुछ हम लोग ने कंप्लीट किया है. और बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में, उसके बाद जीएसटी के बारे में, ये मैं बताते ही रहूँगा अपने लाइव सेशन में. सो अभी हम लोग मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग के एग्जैक्टली जीएसटी में इंट्रोडक्शन या बेसिक्स में है क्या. उसके पहले तो सर, हम लोग को अब तक बुक्स मिली नहीं है. आई विल टेल यू वन थिंग, 1 मिनट देना सिर्फ मुझे, हम लोग को कुछ दिखाने का. देखो, now how many books you are going to get in this particular curriculum, let me tell you. So अगर मैंने आईडीटी का बात किया तो in total you are going to get 2 modules of concepts. और उसको ही मैं रैपिडर बोलता हूँ, रैपिडर. ठीक है. सो यू विल गेट 2 रैपिडर्स एंड 1 क्वेश्चन बैंक. नाउ ये जो क्वेश्चन बैंक होगा, दिस क्वेश्चन बैंक एक ही क्वेश्चन बैंक में तुम लोग को सब कुछ मिल जाएगा. सो अभी ये कब तक हम लोग को मिल जाएंगे, देखो. मॉड्यूल 2 जो 2 मॉड्यूल्स है ना, उसमें से एक मॉड्यूल आपको, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर दैट मॉड्यूल टू योर प्लेस बाय 15th of December. प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना. आई एम मेकिंग सम गुड मटेरियल फॉर यू. क्वेश्चन बैंक इज ऑलमोस्ट रेडी. जस्ट मेरा एडिटर के एंड से मेरा बाकी है. एक बार वो आ गया ना, प्रिंट करके डिलीवर तुम लोग के हाथ में कर दूंगा. मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बैंक में हम लोग कैसे करने वाले हैं. क्वेश्चन बैंक, इफ यू सी, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर आई विश टू शो यू. This is the question bank. This question bank contains all the module questions, all the mock test paper questions. उसके बाद जो CA के जो RTPs है, उसमें से भी मैंने questions उठाए. So basically ये approximately अपने 400 पेज का approximately है, and 400 pages में we are going to cover the question bank. Now you will say कि सर 400 pages का question bank, सर इधर एवरी प्रोफेसर इज ट्राइंग टू कंसाइज द मटेरियल एंड यू आर टेलिंग अस कि 400 पेजेस का क्वेश्चन बैंक होगा. सी, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वेश्चंस एंड कंसाइज एंड टेल यू कि देखो मेरा क्वेश्चन बैंक सिर्फ और सिर्फ 100 पेज का या 200 पेज का है. आई हैव नो प्राइड इन सेइंग दैट, बिकॉज मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैंक जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा. अकॉर्डिंग टू मी, डीटी हो या आईडीटी हो, दोनों के केसेस में आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए नए नए क्वेश्चंस का. एंड I have compiled all the past paper and institute material questions in this particular question bank, so that you don't need to worry at all about the question bank as such. So question bank में अगर तुम देखो अच्छे से एकदम मस्त, बहुत मेहनत किया भाई तुम लोग के लिए. क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन 1 सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 सोल्यूशन, इसके आगे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, बाद में क्वेश्चन 3 सोल्यूशन. तो ऐसे सब में
छोटे छोटे सब कॉन्सेप्ट्स के मैंने क्वेश्चंस बना के तुम लोग के लिए प्रेजेंट किया है। उसके बाद अगर मैंने बात किया रैपिडर का, तो रैपिडर का अगर मैंने बात किया, रैपिडर मैंने तुम लोग के लिए कंसाइज किया है। देखो मेन कंटेंट कंसाइज फॉर्म में होगा ना, देन इन दैट केस हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। अगर मेन कंटेंट अगर बहुत बड़ा होगा, ओके आई विल टेल यू सम ऑफ द मिस्टेक्स विच आई कमिटेड व्हेन आई वाज इन फाइनल। मेरे पास जो मटेरियल था ना, वो मटेरियल था 650 पेज का, 650 पेजर मटेरियल था इनडायरेक्ट टैक्स का, और डायरेक्ट टैक्स के लिए आई हैड 1200 पेजर मटेरियल। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज एन अमेजिंग मटेरियल बिकॉज उसमें सब कुछ कवर था। बट दोस्त देख, हम लोगों को सिर्फ ज्ञान नहीं लेना है, हम लोग को ज्ञान तो लेना ही है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू कवर एवरीथिंग ऑन इन दोज वन डे, इन दोज 1.5 डेज बिफोर द एग्जाम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम लोग का पूरा गेम वो 1.5 दिन में डिसाइड होगा। अगर वो 1.5 दिन में तुम लोग को कवर नहीं कर पाए तुम लोग का सिलेबस, देन इन दैट केस कितना भी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट का बुक हो, इट इज ऑफ नो यूज। कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, आई हैव मेड अ रैपिडर फॉर यू। और वो रैपिडर जो है, वो रैपिडर आपको मैं दिखाऊंगा अभी। वो रैपिडर में क्या होने वाला है, वो रैपिडर में हम लोग कंसाइज फॉर्म में पूरा का पूरा जीएसटी सीखेंगे। अभी मैं तुम लोग को और एक चीज बताऊं, मेरा जो जीएसटी सिखाने का तरीका है, वो जीएसटी सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आई ट्राई टू टीच एट द एंटायर जीएसटी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। सो चार्ट्स में सिखाता हूं सो दैट तुम लोग के ना दिमाग में एकदम छप जाता है वो पूरा जीएसटी। मैं अभी ज्यादा ओवर कमिट नहीं करूंगा, बिकॉज द पॉइंट इज कि before I will show you, I will prove that to you that GST is genuinely a simple subject, including ITC। बहुत लोगों को ITC थोड़ा टेक्निकल लगता है, क्या लगता है, I will ensure that that chapter will become your favorite chapter, right? जो तुम लोग को डिफिकल्ट लगते हैं वो बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मॉड्यूल जो है, I will try to deliver that module by 15th of December। क्वेश्चन बैंक तो उसके साथ साथ मैं दे दूंगा। प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ओके। सलोनी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में इफ पॉसिबल प्लीज मेंशन द सोर्सेज एज वेल, क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, आई डू दैट, चलो डोंट वरी। ये है पूरा तुम लोग का कि क्या हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। आज मैं तुम लोग को ज्यादा नहीं स्ट्रेच करूंगा, आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, बट थोड़ा सा मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा कि जीएसटी होता है क्या होता है। आई एम श्योर दैट जिन्होंने पहले एनरोल किया था, मैंने ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने डाल दिया था मेरे ऐप पे, इफ़ यू कैन सी वन रिकॉर्डेड लेक्चर। बट वो रिकॉर्डेड लेक्चर अगर तुम लोग ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। जस्ट मुझे 1-1.5 घंटा देना, 1.5 घंटे में तुम लोग को अच्छा खासा मैं कवरेज करके दूंगा बेसिक्स ऑफ जीएसटी का, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। लेट्स बिगिन विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। बहुत ज्यादा रूट से तुम लोग को मैं लेके जाऊंगा, डोंट वरी। स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ जीएसटी। उसके पहले मस्त मैं पानी पी लेता हूं, तुम लोग भी मस्त पानी पी लो। Okay, one disclaimer: certain things you already know, maybe you know certain things already. It is absolutely okay. There are some people उन्होंने इंटर बहुत हंसते हंसते निकाला होगा, और उनका अगर बेस वीक होगा, देन इन दैट केस उनके लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसे तुम लोग अज्यूम करना। सो थोड़ी चीज़ों में मैं तुम लोग को स्लो लगूंगा, थोड़ी चीज़ों में अगर फास्ट लगा तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर स्लो लगा तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स आई विल गो बिट स्लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, What is GST? Sir, what is GST? We are in final. What is GST? Question हुआ गया। GST is goods and service tax. Wrong. Goods and services tax. सबसे पहले what is GST? GST का full form अच्छे से समझना। GST is not goods and service tax. It is goods and services tax. Okay sir, no problem. First point is done. Second is year of enactment. Sir, ये कौन से साल में ये GST का enactment हुआ? तो the year, if you ask me, the year is 2017. The year is 2017 and CA day पे, CA day जो था, CA day that is 1st July 2017 को क्या हुआ? 1st July 2017 को GST got introduced. GST got introduced on 1/7/2017.
Okay, sir, no problem. Year of enactment also we have covered. Third point, who was the prime minister and finance minister at that point of time? Who was the prime minister? Shri Narendra Modi ji was the prime minister at that point of time, and finance minister थे लेट अरुण जेटली जी, राइट? तो ये दो प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे. तो यू आस्क मी सर ये इसमें से क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा. दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है? उसके बाद, इज इट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर? अ बिग यस. It is applicable to Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir did not say no to GST. Jammu and Kashmir did not say no to GST. अभी तो बात ही नहीं है, पर जब भी इंट्रोड्यूस हुआ था तभी तो आर्टिकल 370 था ना. अगर तभी आर्टिकल 370 था तो जम्मू एंड कश्मीर के पास एक ऑप्शन था कि नहीं कि मुझे नहीं अप्लाई करने का जीएसटी? यस, उनके पास ऑप्शन था, पर उन्होंने बोला कि नहीं बाबा, जीएसटी चाहिए हम लोग को, राइट? तो इट इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर. परफेक्ट एकदम. उसके बाद, GST is levied on what? Oh, Lallu question. GST is levied on what? GST is levied on goods and सर्विसेज. वो गुड्स हो या सर्विस हो या गुड्स एंड सर्विस हो, सब पे जीएसटी लगेगा. सर लिखा है ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगेगा. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस, बिकॉज इस पे क्या लगता है जीएसटी लगता है. ये हम लोग सीखेंगे सप्लाई के चैप्टर में. सप्लाई के चैप्टर में इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, गुड्स मतलब क्या और सर्विस मतलब क्या. अकॉर्डिंग टू यू, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, विच इज द, ओके, डू यू थिंक दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी? इज इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी? दिल पे हाथ रख के बोलो, अंदर से आवाज आएगा नो, बिकॉज इंडिया वॉज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी. फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी. फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी. नाउ लोगों को लगता है कि सर जीएसटी तो बहुत नया कॉन्सेप्ट है. नया नहीं है बाबू, नया नहीं है. फ्रांस ने 1954 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था. 1954 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था. अंडरस्टूड? एकदम परफेक्ट. ओके, अभी तुम लोग को थोड़ा सा पूछता हूं मैं कि इंडिया के लिए तो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट होगा. अकॉर्डिंग टू यू, इंडिया के लिए तो जीएसटी बहुत नया कॉन्सेप्ट होगा. इसका भी आंसर नो है, बिकॉज जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन है वो 2017 में हुआ है. बट उसके पहले अर्लियर, मतलब वो अर्ली 2000 बोलते हैं ना, 2004 से चर्चा चल रहा है कि जीएसटी आना चाहिए, पर कुछ भी नहीं हुआ था. बहुत सारे कंट्रीज में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ. जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद उनके फाइनेंशियल क्राइसिस आए, सो दे हैड टू गो अवे फ्रॉम जीएसटी. ऐसा भी हुआ है. पर इंडिया जीएसटी इंप्लीमेंट करने के पीछे देयर आर सम गुड साइड्स आल्सो एंड देयर आर सम बैड साइड्स आल्सो, राइट? सो वो सर्वाइव करना चाहिए वो कंट्री बैड साइड्स के हिसाब से. तो इसकी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी कंट्री हु इज इंप्लीमेंटिंग जीएसटी दैट यू शुड सर्वाइव इन दोज सिचुएशंस. इंडिया के लिए जीएसटी इज डेफिनेटली अ सक्सेस एंड इंडिया इज एबल टू सर्वाइव विद जीएसटी. अभी भी बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें जीएसटी नहीं है. डेवलप्ड कंट्रीज का अगर मैंने बात किया, यूके में अभी भी जीएसटी नहीं है. उधर अभी भी वीएटी मतलब वैट एप्लीकेबल होता है. थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस है, वो मुझे तुम लोग के दूर करने, इसके वजह से मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जा रहा हूं. नाउ यू विल आस्क मी वन थिंग कि सर इतना डिटेल में जाने का, बिकॉज मैं क्यों स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, बिकॉज फाइनल के स्टूडेंट्स विल एक्सपेक्ट कि यार हम लोग को ज्ञान चाहिए, और ज्ञान हम लोग को ऐसा चाहिए कि हम लोग को पास होने का है. लेट मी टेल यू वन थिंग कि तुम लोग को पास होने के लिए मैं सब कुछ करूंगा, बट देखो कैसे होता है ना, वंस यू क्वालिफाई, एक बार क्वालिफाई होने के बाद ना तुम लोग ना बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करोगे, और वो जो बहुत सारे लोगों के साथ तुम लोग डिस्कशन करोगे ना, अगर तुम लोग को ऐसी बेसिक चीज़ें मालूम नहीं होंगी ना, देन इन दैट केस दे विल जज यू. ये चीज़ें मैं इंटर के लोगों को नहीं बताता, पर ये चीज़ें आई वॉन्ट टू टेल यू सिंस यू आर अ फाइनलिस्ट नाउ एंड पीपल विल एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स फ्रॉम यू. तुम लोग जब भी ऑफिस में जाते हो तभी ऐसा तुम लोग ने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या कि पीपल आर सेइंग कि अरे यार तू तो अभी फाइनल में, इतना तो मालूम होना चाहिए. ऐसा तुम लोग ने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या? मैंने किया. मैं जब भी फाइनल में था तभी भी मुझे क्वेश्चन पूछा है तो फाइनल में है, इतना तो मालूम होना चाहिए तुझे, इतना नहीं आता है. पॉइंट 1. पॉइंट 2, मैं जब भी क्वालिफाई हुआ, अरे मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इतना तो मालूम होना ही चाहिए. रातों रात एक्सपेक्टेशन डबल होते हैं. रातों रात, एक दिन पहले यू आर नॉट क्वालिफाइड, एक्सपेक्टेशन रहेंगे पर थोड़े कम रहेंगे. जैसे तुम लोग क्वालिफाई हो गए ना, द वर्ल्ड विल अज्यूम दैट यू नो एवरीथिंग.
राइट? तो इसके वजह से मुझे सिर्फ तुम लोग को पास नहीं करवाना है, मुझे तुम लोग को एक बेटर प्रोफेशनल बनवाना है, एंड इसके वजह से मैं थोड़ा सा तुम लोग के साथ डिटेल में चर्चा करूंगा. सो तुम लोग को बोरिंग लगा तो भी ठीक है, तुम लोग सिर्फ सुन के लेना, ठीक है? ओके, स्टार्ट करेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट वाज द अर्लियर लॉ. ये जीएसटी आने के पहले लॉ कौन सा था और क्या क्या था वो हम लोग पहले शॉर्ट में डिस्कस करते हैं. देखो, जीएसटी आने के पहले मैं इसको दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं. नंबर 1 गुड्स और नंबर 2 सर्विसेज. ठीक है? गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल. समझो एक बात, अर्लियर जीएसटी जब भी नहीं था ना, तभी जब भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे ना, गवर्नमेंट वाज लाइक कि गुड्स मैन्युफैक्चर किया, चलो पैसा निकालो, कटर लेके आगे आते थे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लेते थे, और उसको हम प्यार से बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते थे मैन्युफैक्चरिंग पे. हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है दैट यू आर एक्चुअली सेलिंग दीज गुड्स और नो. हम लोग को क्या फर्क पड़ता है? हम लोग को फर्क पड़ता है कि तुम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हो कि नहीं. मैन्युफैक्चर किया, टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज एक्साइज ड्यूटी. वही अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मैंने आगे जाके अगर सेल कर दिए, देन इन दैट केस उसमें भी दो पार्ट्स थे. एक था इंट्रा स्टेट सेल और दूसरा था इंटर स्टेट सेल. अगर इंट्रा स्टेट सेल होगा तो उस पे लगता था वीएटी, और अगर वो इंटर स्टेट सेल होगा उस पे लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स. वीएटी मतलब वैल्यू एडेड टैक्स. अंडरस्टैंडिंग? और अगर सर्विसेज होगा तो सर्विसेज के केस में एक ही टैक्स लगता था, दैट इज सर्विस टैक्स. गुड्स मैन्युफैक्चर किया, एक्साइज ड्यूटी भरो. वही गुड्स मैन्युफैक्चर जो है वो सेल किया, देन इन दैट केस क्या भरो? इंट्रा स्टेट होगा तो वैट भरो, इंटर स्टेट होगा तो सीएसटी भरो. एकदम परफेक्ट. अभी मैं तुम लोग को और एक चीज बताता हूं. ये जो एक्साइज ड्यूटी जो था ना, एक्साइज ड्यूटी, वो एक्साइज ड्यूटी जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ये इंपॉर्टेंट है, ये जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सर वैट किधर जाता था? वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास. सर सीएसटी किधर जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. और एसटी मतलब सर्विस टैक्स किधर जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. एकदम परफेक्ट. ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जीएसटी के पहले लॉज कौन से थे. अब तक हम लोग ने डिस्कस नहीं किया कि जीएसटी क्यों आया, उसका तो अलग डिस्कशन है. अभी डिस्कशन ये है कि उसके पहले के लॉज थे क्या. सो दीज आर द थिंग्स. जस्ट आई विल गिव यू 30 seconds, जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड देन वी विल मूव अहेड. ओके, परफेक्ट है सर, इधर तक समझ में आ गया. सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव डन टिल नाउ कि व्हाट वाज द अर्लियर लॉ. ठीक है सर, ये पॉइंट्स एकदम चिंदी पॉइंट्स थे. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अगेन फटाफट डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल एक मल्टी मिलियनियर कंपनी है, दैट इज महाजन वर्चुअल्स. बहुत बड़ा कंपनी, मतलब ए बाप रे बाप, इतने हजारों लाखों लोगों के एडमिशन हो गए. और मैंने सोचा एक काम करता हूँ, अभी मैं ये कंपनी से, मेरी कंपनी है बराबर है महाजन वर्चुअल, तो मैंने सोचा कि काम करते हैं, आई विल विड्रॉ सम, छोटा सा सैलरी में विड्रॉ करता हूँ आजू बाजू का खर्चे के लिए. इसके वजह से अमित महाजन ने क्या किया, 10 करोड़ रुपए विड्रॉ कर दिया. छोटा सा सैलरी था, आजू बाजू का खर्चा करने, दूध भी लाने के लिए हम लोग ने मैं पैसा निकाला. कितना? 10 करोड़ रुपया मैंने निकाला. 10 करोड़ रुपया निकालने के बाद मैं सोचा यार थोड़ा पैसा बच रहा है, एक काम करते ये पैसा इन्वेस्ट करते. पर नहीं ना, इन्वेस्ट नहीं किया मैंने, बिकॉज मेरी हो गई शादी. इसके वजह से मेरे साथ आ गई बीवी, और मेरे जो बीवी थी ना,
वो बहुत डिमांडिंग बीवी है। मेरी जो बीवी है ना, ये बहुत डिमांडिंग बीवी है। और लेट मी टेल यू एक चीज़ प्लीज समझना कि ये जो मैं कहानियाँ बताऊंगा ना, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ जीएसटी समझने के लिए है। ओके, ये इसका कुछ भी संबंध नहीं है मेरे वास्तविक जीवन से, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल समझो कि मेरी शादी हो गई है, उसके बाद महाजन वर्चुअल से 10 करोड़ रुपए का मैंने क्या किया है, सैलरी विड्रॉ किया है। सैलरी विड्रॉ करने के बाद मैं सोचा मस्त इन्वेस्ट करूंगा, बट मेरी हो गई शादी। शादी होने के बाद मेरे पास आ गई बीवी, और बीवी बहुत डिमांडिंग निकली। तो बीवी ने मुझे बोला कि अमित चलो शॉपिंग जाते हैं। मैं बोला चलो, अभी कटने वाला है क्या, जेब कटने वाला है। इसके लिए मैं गया टिंग 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 करके क्रोमा गया। क्रोमा जाने के बाद उसने बोला कि अभी इतना पैसा है हमारे पास, एक काम करते हैं, लेट्स शॉप समथिंग बिग। मुझे आया टेंशन, बट उसने क्या ईयरपॉड्स परचेस किया, होता है ना ईयरपॉड्स होते ईयरपॉड्स परचेस किया। मैंने सोचा 1,000 2,000 3,000 JBL 5,000 6,000 जो भी होगा, वो थे 1,00,000 रुपए के। वो थे 1,00,000 रुपए का। मैं बोला ठीक है चलो यार, बीवी है, प्यार करती है, मैं भी प्यार करता हूँ, चल दे देते हैं 1,00,000 रुपए का। अभी देखो, जब भी मैंने क्रोमा के पास गया था ना, क्रोमा ने क्या बोला कि ठीक है, काउंटर के पास आना, इसका वो ईयरपॉड्स का डिलीवरी दे दूंगा। मैं बोला ठीक। काउंटर के पास गया, टिंग 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 करके। उसके बाद उसने मुझे एक पेपर दिया, उसने मुझे क्या दिया, पेपर दिया। और पेपर पे ना ऊपर लिखा था टैक्स इनवॉइस। क्या लिखा था, टैक्स इनवॉइस। उसमें एयरबड्स और एयरपॉड्स थे 1,00,000 रुपए के, ठीक है। अभी मुझे तुम लोग बताओ कि एयरपॉड सिर्फ 1,00,000 रुपए, इतना इनवॉइस दिखेगा क्या? नहीं, अरे भाई ये टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस है मतलब इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा जीएसटी, इस पे लगेगा जीएसटी। समझो, फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर कंसिडरिंग द जीएसटी रेट एज 10%। ओके, अपने कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए। सो 1,10,000 रुपीज वो क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट विच आई विल हैव टू पे टू क्रोमा। मैंने 1,10,000 रुपए निकाला, क्रोमा को दे दिया। क्रोमा कलेक्टेड 1,10,000 रुपीज फ्रॉम मी। विल क्रोमा कीप 1,10,000 in its own pocket? Will Chroma keep 1,10,000 in its own pocket? Answer is no. It will not keep 1,10,000 in its own pocket because 10,000 रुपीज जो कलेक्ट हुआ है वो 10,000 रुपीज क्रोमा का नहीं है। वो 10,000 रुपीज क्रोमा को जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास और देना पड़ेगा। बट भाई मुझे समझा नहीं एक चीज, ये टैक्स किसने भरा है, किसका बर्डन था? ये मेरा बर्डन था, ये मेरा बर्डन था 10,000 रुपीज का टैक्स भरने का। बट डिड आई गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट? नो, आई गेव द टैक्स अमाउंट टू क्रोमा एंड क्रोमा देन फर्दर वेंट टू द गवर्नमेंट एंड पेड दैट जीएसटी टू द गवर्नमेंट। बट कैन आई से आई ओनली अल्टीमेटली पेड द जीएसटी? यस, सो आई पेड द जीएसटी to the government, not directly but indirectly, and that is why GST is known as indirect tax. That is why GST is known as indirect tax, because this is the tax which is paid to the government not directly but indirectly. So GST is indirect tax. अगर मैंने बात किया कि ये अमित महाजन को जो भी सैलरी मिलता है या मे बी कुछ प्रोफेशनल फीस मिलते हैं, जो भी मिलता है, इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन ओनली टू गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी. आई कैनॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ मेकिंग अ पेमेंट ऑफ टैक्स in direct tax. और इसके वजह से can I say that income tax is the tax which I have to pay to the government directly, and that's why income tax is direct tax. परफेक्ट एकदम, ये तो सब लोग को मालूम था. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी. ये फटाफट देखते हैं. देखो, देयर आर थ्री पार्टीज. वन इज द होलसेलर, सेकंड इज द रिटेलर, एंड थर्ड वन इज द कस्टमर. ओके, नो प्रॉब्लम. Wholesaler sold certain goods of 1 lakh rupees to the retailer, and wholesaler charged 10% GST on that. Perfect एकदम ठीक है. So can I say retailer must have paid not 1 lakh but 1,10,000? Yes. अभी retailer ने, for example, ये फोन का बात करते हैं. फोन परचेज किया, मैं रिटेलर हूं, मैंने फोन परचेज किया कितने में? 1,10,000 में. सो आई पेड 1 लाख रुपीज फॉर दिस फोन एंड 10,000 रुपीज फॉर द जीएसटी. यही फोन मैंने लिया और ये फोन मैंने क्या कर दिया, ये फोन मैंने आगे बेच दिया टू द कस्टमर.
परफेक्ट एकदम फॉर 2 लाख रुपीज. सो कहना सी मेरा बिजनेस है, धंधा है तो ऑफकोर्स मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा. 2 लाख रुपए में आगे बेचा, और जो आगे बेचा ना उससे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया 10% का. सो कैन आई से दैट आई कलेक्टेड 20,000 रुपीज एज जीएसटी विच आई विल हैव टू गो टू द गवर्नमेंट एंड पे. यस, बट मैं जो रिटेलर हूं ना, मैं गवर्नमेंट को क्या बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ये 20,000 का मैं पेमेंट नहीं करूंगा. गवर्नमेंट बोला क्यों, तूने तो कलेक्ट किया. मैं बोला भाई ये जो 20,000 का मैंने जो कस्टमर से कलेक्ट किया है ना 20,000, ये 20,000 किसके लिए है, एक फोन के लिए है. वो फोन पे एट द टाइम ऑफ परचेज आई हैव ऑलरेडी पेड 10,000 रुपीज टू द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई आई विल नॉट पे 20,000 टू यू, आई विल पे 20,000 माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट. अंडरस्टैंडिंग. सो ये जो 10,000 रुपीज जो मैंने ऑलरेडी पे किया है, कैन आई से दैट आई विल बी एबल टू टेक अ क्रेडिट ऑफ दिस 10,000 अगेंस्ट माई आउटवर्ड लायबिलिटी ऑफ 20,000? Absolutely right, and that is why I have paid 10,000, collected from the customer is 20,000. So ultimately I will have to pay how much? 20,000 minus 10,000 is equal to 10,000. ये जो 10,000 माइनस किया ना मैंने, ये जो 10,000 माइनस किया ना, उसको बोलते हैं क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट. इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसको ही हम प्यार से बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट. एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. ओके, एकदम ठीक है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी. परफेक्ट एकदम. आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट. अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वालों मालूम है क्या, व्हाट वाज द नीड ऑफ जीएसटी. जीएसटी लाने के पीछे क्या पर्पस था, जीएसटी लाने के पीछे पर्पस क्या था, इसके बारे में हम लोग 1 मिनट चर्चा करेंगे. राइट मुझे अब तक बताना, इज एवरीथिंग एंड एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर विथ द पार्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड? वाज आई टू फास्ट, वाज आई टू स्लो? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करके बताना ना इन द चैट, दोनों एप्स पे जो मैंने बोला है, मतलब जो तुम लोग जो ऐप पे हो वो ऐप पे. एनर्जी बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए. मेरा होगा. आई नो कि रात को मैं तुम लोग को पका रहा हूं 8:30, बट स्टिल यार मजा आएगा. मेरे साथ थोड़ा एनर्जी हाई रखना. बाकी लोग ओके. इधर वरुण बोल रहा है परफेक्ट है, आंचल परफेक्ट, ऋतुजा परफेक्ट, इधर सलोनी परफेक्ट, तुलसी परफेक्ट, एक नंबर. ओके स्टार्ट करते हैं कि सर पहले ऐसे क्या प्रॉब्लम था, कि तुम लोग ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया. मैं तुम लोग को बहुत डिटेल पे एक्सप्लेन करूंगा. मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इवन दो यू नो, जस्ट लिसन टू इट लाइक अ स्टोरी. ठीक है ओके. वैट का एग्जांपल लेते हैं. जीएसटी नहीं था ऐसे अज्यूम करते हैं, और वैट था. देखो मैं वैट तुम लोग के क्या बोला था, वैट के लिए मैंने बोला था दैट इंट्रा स्टेट अगर सेल होता होगा तो वैट लगता है. राइट देखो ये एक, देयर आर 3 पार्टीज अगेन. वन इज होलसेलर, सेकंड वन इज रिटेलर, एंड द थर्ड वन इज कस्टमर. ठीक है ओके. अभी होलसेलर का थोड़ा सा हम लोग कॉस्ट ब्रेकअप करते हैं. होलसेलर का समझो कॉस्ट है 80,000 रुपीज. वेरी गुड. वो धंधा कर रहा है तो प्रॉफिट भी कमाएगा, दैट इज 20,000 रुपीज. सो टोटल इट इज 1 लाख रुपीज. ठीक है टोटल 1 लाख. नाउ सिंस ही इज सेलिंग द गुड्स विद इन द सेम स्टेट, ही विल हैव टू पे वैट. और जो वैट पे करना है ना, ये जो वैट पे करना है ना, वैट 10% है, और 10% कम्स टू 10,000. Can somebody tell me what will be the cost for the retailer? Can somebody tell me what will be the cost for the retailer? Can I say that wholesaler will charge 1,10,000 from the retailer, which retailer will have to pay to the wholesaler? Retailer will have to pay to the wholesaler. Okay, Varun perfect. Achal perfect. Jnanada perfect.
what do you think what will be the cost for the retailer? The retailer is paying 1,10,000 to the wholesaler. Now what will be the cost for the retailer? You are right, the cost for the retailer is not 1,10,000, the cost for the retailer is 1 lakh rupees. Sir क्यों ऐसा? Because retailer is going to take a credit of 10,000 rupees. Even though right now retailer is paying 1,10,000 rupees, but still it is the retailer is going to get a credit of that particular amount, which means that ये इसका simple example मैं हमेशा देता हूँ that देखो अगर for example Saloni is going to one shop and Saloni wants to purchase one phone. शॉप में जाने के बाद वो फोन का प्राइस पूछा, इट वाज 1,50,000. सलोनी सेड अरे यार सर प्लीज, मतलब जो शॉपकीपर था उसको बोला सर थोड़ा कम करो ना. उन्होंने बोला एक काम करो, आपका बैंक कौन सा है? तो सलोनी ने बोला कि एक्सिस बैंक है. तो उसने बोला कि एक्सिस बैंक जो है ना, एक्सिस बैंक पे एक ऑफर चल रहा है, 90 डेज के अंदर आपको क्या मिलेगा? कैशबैक मिलेगा. बट राइट नाउ यू विल हैव टू पे 150 एंड 20,000 का कैशबैक मिलेगा 90 डेज के बाद. बराबर. तो सलोनी एकदम हैप्पी उसने परचेस किया. और उसके बाद बाहर आने के बाद उसके उसके दोस्तों ने पूछा, अरे सलोनी आईफोन लिया, कितने में लिया? What will Saloni say? Will Saloni say she took the phone for 1,50,000 or will Saloni say she took the phone for 1,30,000? What will she say? She will say 1,30,000 rupees. Why? Why are you saying that 1,30,000 rupees? Because उसको cashback मिलने वाला है. She knows that 20,000 rupees, even though right now I paid 1,50,000, but 20,000 का तो cashback उसको मिलने वाला है. मतलब she knows that there is going to be some kind of benefit in future. That's why 1,30,000 का ही उसका क्या हो गया? कॉस्ट हो गया. एग्जैक्टली रिटेलर का वही है. रिटेलर इज पेइंग 1,10,000 राइट नाउ, बट retailer knows that when retailer will sell the goods further, he will be able to take the ITC of 10,000 rupees. And that is why the cost for the retailer is not 1,10,000. The cost for the retailer is 1 lakh rupees. ठीक है, एकदम परफेक्ट. उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना समझ? उसका प्रॉफिट 20,000 ऐड किया, आई गॉट द टोटल ऑफ 1,20,000. ठीक है. वैट चार्ज किया 10% इस पे भी, बिकॉज वो कस्टमर को बेचेगा ना. 12,000 वैट आएगा और ये इधर आएगा 1,30,000. नाउ कैन समबडी टेल मी व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर द कस्टमर? What will be the cost for the customer? What will be the cost for the customer? The cost for the customer is going to be 1,32,000 rupees. Sir, why sir? Because a customer is not going to get a credit of this 12,000 rupees, and that's why customer के लिए entire amount is going to be his cost. बराबर, एकदम बराबर. तो cost for the customer is 1,32,000. Okay sir, ये जो है ना, okay. Now, Saloni, did you understand why not 1,20,000? Okay, I'm assuming Saloni you are clear. So इसमें 1,20,000 का ये क्यों नहीं कंसिडर किया? बिकॉज 1,20,000 कंसिडर करते अगर कस्टमर आगे बेचता तो वो क्रेडिट ले सकता था. बट इधर क्रेडिट ले रहा है क्या कस्टमर को आगे जाके कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है. सो विच मीन्स क्या ना, इसे टोटल उसका 132 का ही कटने वाला है. बराबर है कि नहीं? सही है. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वैट का हम लोग ने डिस्कस किया. वैट था तो क्या होता. अभी मैं जीएसटी का बात करता हूं. जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, वापस सेल ऑफ गुड्स आ गया. अभी देखो सिमिलर एग्जांपल वापस लेते हैं. कॉस्ट कितना था जीएसटी के अंदर? 80,000. प्रॉफिट कितना था? 20,000. सो टोटल कितना हुआ? 1 लाख रुपीज. उसके बाद जीएसटी चार्ज किया 10%, which comes to 1,10,000. Can I say that wholesaler must have charged GST from the retailer? Right? Perfect ekdam. So wholesaler must have charged 1,10,000 rupees from the retailer. Now the question comes, for the retailer, what is the cost? For the retailer, what is the cost? For the retailer, what is the cost? Answer is very simple. The cost for the retailer is going to be 1 lakh rupees. Same logic applies here. Perfect. इधर भी सेम में प्रॉफिट देता हूं.
1,20,000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जीएसटी आया 12,000 का, उसके बाद 1,32,000। Now again 1,32,000 is charged to the customer, so customer must have paid 132, yes. So cost for the customer क्या आ जाएगा? Cost for the customer भी आ जाएगा 1,32,000। सर मेरे को एक समझा नहीं बात, मुझे एक बात समझा नहीं सर। वैट के केस में भी सेम सिचुएशन हुआ था, जीएसटी के केस में भी सेम सिचुएशन हुआ था। सर यू डिड नॉट टेल अस द रीजन कि जीएसटी क्यों आया। सर जीएसटी नहीं भी होता ना तो भी तो सेम तो हो रहा था, यस यू आर राइट, तभी भी सेम हो रहा था, बिकॉज इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें कभी भी नहीं था, प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट पॉइंट में। मुझे तुम लोग को ये पर्टिकुलर पॉइंट एक्सप्लेन करके क्या बताना था, सब में प्रॉब्लम नहीं था, देयर वर सर्टेन केसेस जिसमें प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। अगर वैट होता, ये वैट में अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होता तो ये वैट हो या वो जीएसटी हो, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी का एज सच अलग इंप्लीमेंटेशन या अलग इंपैक्ट नहीं आ रहा था, राइट। अभी हम लोग वो पॉइंट पे जाएंगे जिधर से हम लोग को समझेगा कि यार व्हाट वाज द रीजन जिसके वजह से जीएसटी इंट्रोड्यूस करना मैंडेटरी हुआ। देखो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 5। अभी तुम लोग को मालूम होगा कि तुम लोग को ऑफिस में कितना काम करवा के लेते हैं, मतलब वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, ऑफिस वालों को कुछ फर्क पड़ता है क्या? ऑफिस वालों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग तुझे 9 बजे भी कॉल करके बोलेंगे कि ये कितना हुआ, ये तू जल्दी निकला आज, दे विल हैव 100 कंप्लेंट्स फॉर यू, राइट। तुम लोग ने अभी एक्सपीरियंस किया होगा ये सब चीजें यार, ये ना एक लेवल ऐसा आ जाता है कि वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया, मतलब वो बोलते हैं ना सैचुरेशन लेवल, नाउ यू जस्ट वांट टू गो फॉर द लीव एंड यू नो लीव पे जाने के बाद यू वांट टू स्टडी एंड क्लियर द एग्जाम। ये लेवल तुम लोग का मे बी अभी आ चुका होगा, मेरा तो ईवाई में आ गया था भाई, सैचुरेशन लेवल एकदम ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आ गया था, एकदम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो बॉइलिंग पॉइंट भी रीच एकदम से क्रॉस हो चुका था, करेक्ट। तो मैं तो वेट कर रहा था कि यार तू सोच रख सकता है, मैं पढ़ाई करने का वेट कर रहा था कि मुझे इधर से निकलने का है और पढ़ाई करने का, ऐसा लेवल आ चुका था, राइट। तो ऐसा ही ना मेरे जैसा, आपके जैसा एक गरीब एम्प्लॉय इधर है, देखो बेचारा काम कर रहा है घर पे, बाहर है रात, वो तो भी काम कर रहा है। अभी क्या है ना, ये है समझो एक कंसल्टेंट है, ठीक है ना, ये कंसल्टेंट है। अभी कंसल्टेंट को क्या लगता है, नॉलेज लगता है, बराबर है, पर नॉलेज के साथ साथ कहना से ही शुड हैव सम टेक्नोलॉजी, राइट। मतलब उसको एक लैपटॉप चाहिए या आईपैड चाहिए काम करने के लिए, बराबर। हुआ क्या कि तुलसी जो है ना, तुलसी मेरे पास आई, मैं कंसल्टेंट हूँ, तुलसी मेरे पास आई, तुलसी ने कुछ तो टैक्स का कंसल्टिंग पूछा। उसने पूछा सर कैपिटल गेन में जो 54F है ना, 54F में ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, वो 54F में टैक्स कैसे बचाओ, बता सकते हो क्या? मैंने बोला कि ठीक है, मुझे ना कंप्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज 54F में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जो बेचा हुआ लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और वो सब बहुत सारी चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट करने का मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, गिव मी 2 days टाइम, आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल टेल यू द आंसर कि वेदर इट इज टैक्सेबल और वेदर इट इज नॉट टैक्सेबल। तो ये करने के लिए उसने मुझे पूछा कि कितना पैसा लोगे सर। मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए लूंगा मैं। तुलसी से कि बस सर 1 लाख? बोला हाँ बस 1 लाख, ठीक है। चलो मैंने काम करना चालू किया, पर उसके लिए मेरे पास काम करने के लिए मेरे पास लैपटॉप चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, मैंने लैपटॉप परचेज किया। अभी पूरा अच्छे से मैं जो बता रहा हूं ना, पूरा अच्छे से देखो एक कंसल्टेंट है, उसने क्या किया, काम करने के लिए लैपटॉप वेंडर के पास गया और लैपटॉप वेंडर से उसने क्या परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया। लैपटॉप वॉज कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज, और अभी जीएसटी नहीं है, सो कैन आई से इंट्रास्टेट अज्यूम करके वैट चार्ज किया होगा, यस। सो विच मीन्स आई हैव पेड 1 लाख रुपीज ऑफ वैल्यू for that laptop. Along with that I have also paid the VAT of 10%. ये VAT मैंने किधर पे किया होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टे इन महाराष्ट्र, then in that case I must have paid this VAT, मतलब I must have paid, मैंने तो लैपटॉप वेंडर को दिया होगा, लैपटॉप वेंडर ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया होगा। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पॉकेट में क्या आ गया, वैट आ गया, कितने का? 10,000 का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने काम करना चालू किया, काम करना चालू करने के बाद मैंने कंसल्टिंग सर्विस दिया। समझो कंसल्टिंग सर्विस इन दिस एग्जांपल इट इज 5 लाख। कंसल्टिंग सर्विस देने के बाद कैन आई से दैट जीएसटी नहीं था, उसके पहले क्या था, सर्विस टैक्स था, यस।
सो जीएसटी नहीं था, सर्विस टैक्स था, तो 5 लाख का तो सर्विस था, उस पर सर्विस टैक्स लगाया 10%, विच मीन्स आई कलेक्टेड 5,50,000 रुपीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. Okay, sir. Now the point is 5,50,000 my income? No, 5 lakh rupees is my income, but 50,000 rupees is the service tax which I will have to pay to the government. मैंने गवर्नमेंट को फोन उठाया और बोला गवर्नमेंट मैं 50,000 रुपीज का पेमेंट नहीं करूंगा. गवर्नमेंट I will not make a payment of 50,000 rupees because I have already paid the VAT of 1 lakh rupees, VAT of 10,000 rupees to you. मैंने किसको बोला? सर्विस टैक्स जाता किधर है? जाता है सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. प्लीज सब लोग अच्छे से समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. मैंने मोदी जी को फोन किया और मोदी जी को बोला मोदी जी 50,000 रुपए का आपको पेमेंट करना है, पर आई विल नॉट मेक अ पेमेंट ऑफ 50,000 रुपीज, बट आई हैव ऑलरेडी पेड 10,000 रुपीज टू यू. तो मोदी जी ने बोला अच्छा. उसके बाद में मोदी जी ने ऐसे पॉकेट चेक करना चालू किया. पॉकेट चेक करने के बाद उनको समझा कि अरे मेरे पास तो 10,000 रुपए मिला ही नहीं है. मोदी जी ने बोला तूने मुझे दिया ही नहीं है. मैंने बोला कि आई शपथ मैंने दिया है. कंसल्टेंट बोला कि आई शपथ मैंने दिया ना लैपटॉप वेंडर को. अरे पर मोदी जी ने बोला अरे भाई लैपटॉप वेंडर को तूने जो दिया है ना, वो लैपटॉप वेंडर ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया. बट मोदी जी बोल रहे सर्विस टैक्स का 50 तो मोदी जी मुझे ही मिलना चाहिए. मोदी जी ने सीधा मुझे बोल दिया. मैं बोला कि पर वो 10,000 रुपए पे किया वो मुझे नहीं मालूम. मोदी जी बोले मुझे 50,000 मिलना चाहिए. अरे भाई इधर तो प्रॉब्लम हुआ, जिधर मेरे पास क्रेडिट है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे किया हुआ है और मेरा आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने के लिए है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया था ना, प्लीज उनसे ले लेना ना. तुझे लगता है क्या कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट 10,000 रुपीज मोदी जी को देंगे? नहीं देंगे. Are you understanding? Because this is a separate law. VAT was a separate law. जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनकम है, why will महाराष्ट्र गवर्नमेंट give its 10,000 rupees to central government for service tax? Understanding, and that was the turning point, and this was the point where government thought कि यार ये अलग अलग लॉज है ना, इसके वजह से एक दूसरे को क्रेडिट नहीं मिलता है. इसका मतलब ये कंसल्टेंट है ना, ये कंसल्टेंट ने 10,000 रुपीज का तो पेमेंट किया ही वैट का, 50,000 रुपीज का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स का भी पेमेंट किया. नाउ सर हाउ इज दिस एग्जाम्पल डिफरेंट देन द अदर एग्जाम्पल ऑफ वैट? आ जाओ दिखाता हूं. ये वैट के केस में मैं रिटेलर हूं, आई हैव पेड 1,10,000 रुपीज टू द होलसेलर, बराबर है. सो कैन आई से दैट होलसेलर मस्ट हैव पेड 10,000 रुपीज टू द गवर्नमेंट. विच गवर्नमेंट? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10,000 रुपीज का पेमेंट किया था. यस किया था, बिकॉज वैट था. रिटेलर ने यही चीज सेम स्टेट में कस्टमर को बेचा. यस कितना कलेक्ट किया? 12,000 रुपीज कलेक्ट किया. अभी रिटेलर गवर्नमेंट के पास गया, अभी तो वैट ही है ना, 12,000 भी वैट ही है. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाके बोला कि मैं 12,000 रुपीज का पेमेंट नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज ये देखो अपने लेफ्ट वाले पॉकेट मेरे को एकदम नीचू होगा, 10,000 रुपीज का पेमेंट किया है मैंने एट द टाइम ऑफ परचेस. ये मैंने नहीं, होलसेलर ने किया होगा. देखो. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने देखा और बोला कि हाँ रे ये 10,000 तो है मेरे पास. तो इसके वजह से रिटेलर विल नॉट मेक अ पेमेंट ऑफ 12,000 रुपीज एंटायरली. रिटेलर विल मेक अ पेमेंट ऑफ ओनली 2,000 रुपीज इन दिस. ये क्यों हुआ? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज द सेम. इधर सेम स्टेट गवर्नमेंट है, इसकी वजह से इधर प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, बिकॉज गवर्नमेंट इज द सेम. दोनों वैट था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा आउटवर्ड लायबिलिटी सर्विस टैक्स का है जो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये जो मेरा इनवर्ड टैक्स जो मैंने पे किया था वो गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू शेयर दिस 10,000 रुपीज विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट इज वाई दिस इज द प्रॉब्लम, एंड दैट्स वाई कंसल्टेंट विल नॉट गेट द ITC. ITC मतलब क्रेडिट. सी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी 50, इनपुट टैक्स पेड इज 10,000. Can credit of 10,000 be utilized? Answer is no. 10,000 cannot be utilized. और ये जो था ना ये GST ने मिटाया. इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा था? There were separate acts and separate revenues were getting generated and separate governments were getting this revenue. उन्होंने बोला भाई अभी एक काम करेंगे, एक बापों का बाप लेके आएंगे. क्या? GST आने के बाद बोला भाई तेरा बाप आया है, इधर देखो.
क्या बोला, तेरा बाप आया है इधर देखो, मतलब जीएसटी ने बोला कि भाई ये देखो, सेम सिचुएशन लेते हैं, कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट के पास क्लाइंट है, कंसल्टेंट को काम करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप वेंडर से लैपटॉप लिया, जीएसटी लगाया 10%, ठीक है, कंसल्टेंट ने 10,000 रुपीज का ऑलरेडी जीएसटी का पेमेंट किया है वेंडर को, वेंडर मस्ट हैव पेड दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू द गवर्नमेंट। किसका किसका पेमेंट था, जीएसटी का। आउटवर्ड टैक्स में जो कंसल्टिंग सर्विस दिया उसके लिए भी उसने क्या चार्ज किया, जीएसटी चार्ज किया 10%। सो 50,000 रुपीज का जीएसटी मैंने कलेक्ट किया, मैं कंसल्टेंट हूं, कंसल्टेंट गवर्नमेंट को जाके बोलता है जीएसटी, गवर्नमेंट आई विल नॉट मेक अ पेमेंट ऑफ 50,000 रुपीज टू यू, ये जो आउटवर्ड लायबिलिटी है वो ये मैं नहीं पे करूंगा, व्हाई, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड 10%, दैट इज 10,000 रुपीज टू यू ऑलरेडी, आई विल मेक अ पेमेंट ऑफ ओनली 40,000 रुपीज। नाउ मेरा इनवर्ड सप्लाई भी जीएसटी था, मतलब उसमें भी जीएसटी लगा था, तो जीएसटी ऑलरेडी गया था, और मेरा आउटवर्ड सप्लाई भी जीएसटी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, इसके वजह से दोनों जीएसटी जीएसटी है, इसके वजह से इधर तो तूने 10 का पेमेंट किया था, आई विल नॉट मेक अ पेमेंट ऑफ 50 ईयर, आई विल मेक अ पेमेंट ऑफ 40 ईयर, एंड दिस इज व्हाई जीएसटी गॉट इंट्रोड्यूस्ड। इधर क्रेडिट मिल सकता है क्या, यस इधर क्रेडिट मिल सकता है। इज एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर विद दिस पार्ट, इज एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर विद दिस पार्ट कि प्रॉब्लम हुआ किधर। थैंक यू वेरी मच वरुण, थैंक यू। एकदम क्लैरिटी, क्लैरिटी आना चाहिए एकदम दिमाग में। ओके ध्यान देना अभी, तुम लोग को मैं और एक एग्जांपल देता हूं, और इसमें एक पॉइंट है, देखो इधर है होलसेलर, इधर है रिटेलर, इधर है कस्टमर। देखो अभी मुझे क्या देना था एग्जांपल, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। ठीक है, पहले क्या होता था ना, पहले मैन्युफैक्चर करने के बाद एक्साइज भी लगता है, उसके बाद वैट भी लगता है, मतलब दो दो लगता है, बिकॉज मैन्युफैक्चर तो सेल पे थोड़ी डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चर तो मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी एक्साइज तो सेल पे थोड़ी डिपेंड करता है, एक्साइज तो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। अभी देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है कॉस्ट, ये है प्रॉफिट, प्लीज सब लोग ध्यान देना इधर, उसके बाद है टोटल, कॉस्ट के बाद में एक्साइज लगाता हूं इधर, कन्वीनियंस के लिए कॉस्ट प्लस एक्साइज टोटल प्लस प्रॉफिट टोटल प्लस वैट। ठीक है, अभी समझना एक बात को, मैं क्या समझा रहा हूं, ये जो कॉस्ट है समझ 10,000 कॉस्ट है, इस पे लगा एक्साइज, समझ एक्साइज लगा, ये एक्सप्लेन करूँ क्या आगे, ठीक है चलो, ये 1,000 रुपीज एक्साइज लगा, 11,000 रुपीज टोटल आया, इसमें प्रॉफिट जोड़ा अगर 4,000 का, इसमें आया 15,000। ये जो 15,000 है इस पे क्या लगेगा, ये मैं बेच रहा हूं ना आगे, इसकी वजह से इसमें क्या लगेगा, वैट लगेगा, इस पे वैट लगेगा, और इस पे जो वैट लगेगा ना ये 15,000 पे लगेगा। 15,000 इंक्लूड्स द एक्साइज ड्यूटी ऑफ 1,000 रुपीज, excise duty of 1,000 rupees, and that is why can I say VAT is getting charged not only on the cost and profit, it is getting charged on the excise as well, it is getting charged on the excise as well, understanding my point?
सो दिस इज कॉल्ड एज टैक्स ऑन टैक्स, और इसको ही बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स और इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, क्योंकि 15,000 पे क्या चार्ज हो रहा है, वैट चार्ज हो रहा है, एंड 15,000 इंक्लूड्स सम टैक्स दैट इज ऑफ एक्साइज। एकदम परफेक्ट, ये भी अपना क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओके, ये अपना पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया मैंने कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के पहले लॉज कौन से थे, जीएसटी जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, जीएसटी जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, व्हाट वाज द नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ये मैंने देखा, बराबर है। उसके बाद जीएसटी इज लेविड बाय हुम, जीएसटी इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट, अभी इजी है सब। टाइप्स ऑफ जीएसटीज, जीएसटीज के टाइप्स कौन से हैं, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एंड आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटरनेशनल जीएसटी नहीं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। नाउ सर कभी लगता है सीजीएसटी, कभी लगता है एसजीएसटी, फटाफट फटाफट में कवर कर दो। आई नो दैट यू नो, बट स्टिल आई विल कवर, क्विक मैनर में कवर करते हैं। अगर वो इंट्रा स्टेट होगा, अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, ओके। अगर यही इंटर स्टेट होगा तो एक ही जीएसटी लगेगा, दैट इज आईजीएसटी, बराबर, एकदम परफेक्ट। देखो इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी लगता है, अगर समझो ओके ऊपर से पढ़ता हूं, इंट्रा स्टेट सप्लाई से जीएसटी रेट इज 18%, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी में हाफ और बाकी का एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में हाफ, एकदम परफेक्ट। अभी देखो क्या लिखा है, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी यूटीजीएसटी 9%। सीजीएसटी 9% जो है विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी विल गो टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एज द केस मे बी, ठीक है। इंटर स्टेट के केस में से जीएसटी रेट इज 18%। नाउ ओनली वन जीएसटी दैट इज आईजीएसटी विल बी चार्ज एंड दिस विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बट तुम लोग को ये चीज मालूम होगा कि इवन दो एंटायर 18% इज गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी का जो 9% है ना, ये 9% इंटरनली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। Even though at once we are paying 18% to the central government first, but rest of the 9% जो है, मतलब उनको तो आधा आधा मिलना चाहिए ना सेंटर और स्टेट को, इधर तो पूरा का पूरा सेंटर को जा रहा है, बट 18 पूरा पहले सेंटर ले लेगा और इंटरनली 9% ट्रांसफर करेगा स्टेट को। अभी वो कौन से स्टेट को करेगा वो सब देखते हैं, ये 2 मिनट के बाद देखते हैं, पर देगा, सो उसका स्ट्रेस मन नहीं लेने का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए मैंने फाइनल के स्टूडेंट्स को भी इधर कंफ्यूज होते हुए देखा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बेसिक है, इसमें तुम लोग गलती नहीं कर सकते। इंट्रा स्टेट में 2 चीज हम लोग देखते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। नहीं देखते, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट नहीं देखते, हम लोग देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ये 2 चीज देखते हैं, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इट डज नॉट मैटर वेयर दैट रेसिपिएंट इज लोकेटेड, it does not matter where that recipient is located. There is a possibility that supplier is located in Mumbai, recipient is located in Dubai. दुबई का जो रेसिडेंट है उसने क्या बोला है मुंबई के ऑफिस को, एक काम कर, वो जो गुड्स है ना, ये गुड्स पुणे में जाके डिलीवर कर, पुणे में जाके डिलीवर कर। तो सप्लायर क्या करता है मालूम है, मुंबई ऑफिस से पुणे ऑफिस में जाके वो गुड्स डिलीवर कर देता है। नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर? महाराष्ट्र। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र। एंड दैट्स व्हाई दिस सप्लाई इज नोन एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। दिस सप्लाई इज नोन एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। आई होप जीवन में सब कुछ क्लियर। एक्सेलेंट। चलो अभी व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई? सप्लायर ऑफ द गुड्स इज इन महाराष्ट्र, रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स डज नॉट मैटर, बट वेयर द गुड्स आर गेटिंग डिलीवर्ड इज इंपॉर्टेंट। 1 मिनट, स्क्रीन क्यों अटक गया? 1 मिनट रुको, आ गया, परफेक्ट,
ओके उसके बाद व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई? इंटर स्टेट इज महाराष्ट्र से लेके दिल्ली जाके डिलीवर किया. सो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स. देन इट इज इंटर is in this one is in the same state. This is intra. Okay, इंट्रा हो गया तो CGST एंड SGST और UTGST, और अगर इंटर हुआ तो IGST. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ फुल फोकस चाहिए. ओके, सबसे पहले बेसिक डिस्कस करते हैं. देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स इन दिस पर्टिकुलर कंट्री? देयर आर 28 स्टेट्स. देयर आर हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? 8 यूनियन टेरिटरीज. मैं तुम लोग को बताऊं क्या, ये 8 यूनियन टेरिटरीज जो है ना, ये 8 यूनियन टेरिटरीज जो है ना, उसमें से 3 यूनियन टेरिटरीज जो है उसको हम यूनियन टेरिटरी नहीं मानेंगे. उसको हम यूनियन टेरिटरी नहीं मानेंगे. इसका मतलब क्या सर? देखो 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज मतलब दिल्ली, पुदुचेरी और डू यू नो दिस? दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये 3 जो यूनियन टेरिटरीज है, इवन दो दीज आर यूनियन टेरिटरीज बट स्टिल वी विल नॉट कॉल देम एज यूनियन टेरिटरीज फॉर जीएसटी पर्पस. फॉर जीएसटी पर्पस हम लोग उसको यूनियन टेरिटरी नहीं मानेंगे, बिकॉज उनका क्या है, उनके पास सीएम है, स्टेट लेजिस्लेशन है वो तीनों स्टेट्स के, तीनों यूनियन टेरिटरीज के पास. इसके वजह से हम लोग के लिए, अगर हम लोग ने जीएसटी का बात किया तो हमारे पास 28 स्टेट्स नहीं है, हमारे पास 28 + 3 स्टेट्स है. दैट इज 31 स्टेट्स. 31 स्टेट्स हमारे पास है फॉर जीएसटी पर्पसेस. श्योर, एकदम परफेक्ट. ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेदर द क्रेडिट. ओके, अभी देखो 3 लोगों का बात करते हैं. 3 लोगों का बात करते हैं. ओके, 1 मिनट देना सिर्फ. ओके, 3 लोगों का बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर. ठीक है, मैन्युफैक्चरर महाराष्ट्र में है, उसका नाम है इनू. रिटेलर है महाराष्ट्र में, उसका नाम है बीनू. एंड जो कस्टमर है एकदम उदास, वो कर्नाटका में है, उसका नाम है टीनू. ओके सर, अभी मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर सोल्ड सर्टन गुड्स ऑफ 1 लाख रुपीज टू दिस पर्टिकुलर रिटेलर. ठीक है, जीएसटी रेट कितना था? 10% जीएसटी रेट था. कैन आई से बोथ आर इन महाराष्ट्र? यस, बट ये महाराष्ट्र में है कि नहीं डज नॉट मैटर. हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं? गुड्स डिलीवर हुए हैं महाराष्ट्र में, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है. ठीक है, सो ये हम लोग इंट्रा स्टेट अज्यूम करते हैं. इसके वजह से एसजीएसटी और सीजीएसटी विल बी एप्लीकेबल. ठीक है, सो कैन आई से बीनू मस्ट हैव पेड 1 लाख रुपीज प्लस 10,000 rupees of GST, which includes 5,000 of SGST and 5,000 of CGST. ठीक है, okay. So can I say that Binu will get the ITC? Binu will get the ITC of 5,000 rupees of SGST and 5,000 rupees of CGST. एकदम चकाचक. ओके, बीनू ने वही गुड्स क्या कर दिया, आगे जाके सी को सेल कर दिया, मतलब कर्नाटका के टीनों को सेल कर दिया कस्टमर को. कितने में? 1,50,000, जिसपे जीएसटी चार्ज हुआ 10%. ठीक है, बट कैन आई से दैट महाराष्ट्र और कर्नाटका है, मतलब आईजीएसटी लगेगा. यस, इट इज इंटर स्टेट, तो आईजीएसटी लग जाएगा 10% का. ठीक है, नाउ कैन आई से महाराष्ट्र का बीनू विल कलेक्ट 15,000 रुपीज ऑफ जीएसटी आईजीएसटी फ्रॉम कर्नाटका. यस, अभी जो बीनू आगे जाके गवर्नमेंट को पे करेगा, कौन से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके पे करना पड़ेगा. क्या? आईजीएसटी का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके पे करना पड़ेगा 10%. ओके सर,
बट सर आपने 2 मिनट पहले बोला था कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पे किया है तो उसमें से अल्टीमेटली 5% बचेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बाकी का 5% दे विल हैव टू गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता है ये मुझे चाहिए बिकॉज गुड्स मेरे बंदे ने बेचा है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये जो 5% है वो मुझे मिलना चाहिए बिकॉज ये गुड्स जो बिके है ना वो महाराष्ट्र से बिके है. बट कर्नाटका गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो कस्टमर है ना वो कस्टमर इधर का है, तो ये जो 5% है ना रेस्ट ऑफ द 5% कर्नाटका शुड गेट. व्हाट डू यू थिंक? कैन यू टेल मी इन द चैट व्हाट डू यू थिंक ये 5% किधर जाना चाहिए? ये 5% किधर जाना चाहिए? इट शुड गो टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इट शुड गो टू कर्नाटका गवर्नमेंट. परफेक्ट ऋतुजा. त्रिंबक परफेक्ट. आंचल परफेक्ट. मनस्विनी परफेक्ट. सलोनी परफेक्ट. ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. ये जो है ना दोनों का झगड़ा हो रहा है. कमी का परफेक्ट. दोनों का झगड़ा हो रहा है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रहा है कि मुझे मिलना चाहिए, कर्नाटक गवर्नमेंट बोल रहा है मुझे मिलना चाहिए. अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो गवर्नमेंट होगा ना ये 5% किसको मिलेगा मालूम है? कर्नाटका गवर्नमेंट को मिलेगा. कर्नाटका गवर्नमेंट को मिलेगा. एब्सोल्युटली राइट एवरीबडी, बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. जिधर उसका डेस्टिनेशन है वो कौन सा स्टेट है उसको टैक्स मिलेगा. देन यूल से कि सर महाराष्ट्र के साथ गलत हो रहा है. महाराष्ट्र के साथ बहुत गलत हो रहा है सर, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है. अरे पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट आगे कौन से ट्रांजैक्शन में रेसिडेंट होगा ना, जिधर डेस्टिनेशन होगा महाराष्ट्र में, मे बी ये ट्रांजैक्शन से कुछ नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र को, पर बाकी कौन से ट्रांजैक्शन से कुछ ना कुछ तो मिलता होगा. यस, तो वही बात है कि ये ट्रांजैक्शन में कर्नाटका गवर्नमेंट विल गेट, बट आगे कौन से भी अलग ट्रांजैक्शन में अगर महाराष्ट्र डेस्टिनेशन होगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाएगा. एकदम मस्त. एकदम मस्त, एक नंबर. ओके, तो वही उन्होंने बोला है. देखो एक बार क्या बोल रहा हूं मैं. वेन इनू, अभी इनू किधर को देख ले. इनू बिनू टीनू, इनू बिनू टीनू, इनू बिनू टीनू, इनू बिनू टीनू, इनू बिनू टीनू. अभी इनू मतलब कौन? होलसेलर. वेन इनू इज कलेक्टिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इनू मतलब होलसेलर विल मेक सेपरेट पेमेंट्स. बराबर ना, सेपरेट पेमेंट करना पड़ेगा. आधा पेमेंट स्टेट को करना पड़ेगा, आधा पेमेंट सेंटर को करना पड़ेगा, बिकॉज सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट कर रहा है. When Binu is collecting IGST, Binu मतलब बीच वाला. When Binu is collecting the IGST, इधर क्वेश्चन ये है that Binu will make only one payment, that is to center. Center का आरी होना चाहिए, वो आरी. ठीक है. Now the point is, but portion of such tax is to be transferred to the state. The question is, internally government किसको ट्रांसफर करेगा? Internally government महाराष्ट्र को करेगा, कर्नाटक को करेगा? आंसर इज कर्नाटका को करेगा. Why? Because GST is a destination based tax. Now we are going to discuss this last chart for today. आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, पर ये जो लास्ट चार्ट है ना, this is like a मेगा चार्ट. ये मेगा चार्ट है. मतलब इसमें से बहुत सारी चीज़ें तुम लोग के जो कंफ्यूजन होंगे, जो भी कुछ होगा वो पूरा का पूरा तुम लोग का इसमें से कवर हो जाएगा. देखो नाउ देयर आर 4 पार्टीज. पार्टी नंबर 1 इज अ मैन्युफैक्चरर, अदानी. पार्टी नंबर 2 होलसेलर, मुखिया. पार्टी नंबर 3 इज अ रिटेलर एंड पार्टी नंबर 4 इज अ कस्टमर. ठीक है. मैन्युफैक्चरर इज इन महाराष्ट्र, होलसेलर इज इन महाराष्ट्र. ठीक है. मैन्युफैक्चरर सोल्ड सर्टन गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र फॉर 10,000. पूरा फोकस करना दोस्त, बाकी आजू बाजू बाकी कुछ नहीं करने का. 10,000 रुपीज के लिए गुड सेल किया. जीएसटी इज एट द रेट ऑफ 18%. ओके. इंट्रा स्टेट हुआ ये बिकॉज महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र है. बराबर. ओके, एक मिनट, पर्दा क्यों हिल रहा है पीछे का?
क्या बोल रहा था मैं? हाँ, सो जीएसटी इज 10,000 जीएसटी नहीं, वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 10,000, जीएसटी चार्ज किया 18%, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र गया, इसके वजह से इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट होने की वजह से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज दैट इज 900. कैन आई से दैट मैन्युफैक्चरर, एकदम आराम से, मैन्युफैक्चरर विल कलेक्ट 2 GSTs, IGST, sorry, CGST and SGST. Can I say manufacturer will make 2 separate payments to the government? One of CGST of 900, second of SGST of 900. 2 separate payments manufacturer will make. ठीक है. होलसेलर वही चीज उसने क्या किया, होलसेलर ने, होलसेलर ट्रांसफर्ड और सोल्ड द सेम गुड्स टू द रिटेलर, बराबर फॉर 12,000 रुपीज. उसके बाद जीएसटी कितना चार्ज किया, 18% जीएसटी चार्ज किया, बट इट इज इंटरस्टेट बिकॉज रिटेलर किधर है, दिल्ली में है, रिटेलर किधर है, दिल्ली में है, मतलब गुड्स किधर डिलीवर हो रहा है, दिल्ली में डिलीवर हो रहा है, बराबर एकदम. तो आईजीएसटी लगेगा, यस. सो 2160 का आईजीएसटी कलेक्ट होगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मतलब सॉरी, होलसेलर जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाके, क्या बोल रहा हूँ, होलसेलर विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पे 2160. अभी हम लोग बोलेंगे 2160 क्या है. 2160 is wholesalers outward tax. 2160 is wholesalers outward tax. 2160 is wholesalers outward tax. Understanding one thing? So IGST is 2160 outward tax. दूसरा पॉइंट, सर कैन आई से दैट होलसेलर हैड पेड 900 उसका आईटीसी मिलना चाहिए. यस. अभी Mukesh Ambani will have to pay 2160 to the government. Can Mukesh Ambani say that I will not pay 2160 because I have already paid 900 and 900? Answer is yes. He can say that. So the question is, अगर मेरे पास अगर ये ITC होगा तो मैं यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ. तो देखो 2160 का पेमेंट करने का है. अगर मैं डू आई हैव एनी क्रेडिट, इफ द आंसर इज नो तो खेल खत्म, मुझे पूरा का पूरा 2160 का पेमेंट कैश में करना पड़ेगा. ठीक है, ये तो कुछ बात नहीं है, क्रेडिट नहीं है तो ये करना पड़ेगा. अगर मेरे पास क्रेडिट है, डू आई हैव एनी क्रेडिट, यस आई हैव सम क्रेडिट. कौन सा है, सीजीएसटी 900, एसजीएसटी 900, टोटल कितना है 1800. सो कहने से पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकता हूं. यस. सो बाकी का जो 360 है ना, वो 360 का मुझे आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा. 360 का मुझे आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा. परफेक्ट, इजी. ओके, अभी हम लोग आते हैं रिटेलर पे. रिटेलर का इनवर्ड सप्लाई कौन सा था, रिटेलर का इनवर्ड सप्लाई कौन सा था, 12,000, और उसने जीएसटी कितना पे किया, 18%. कैन आई से रिटेलर हैज पेड 2160 एज आईजीएसटी. यस. सो कैन आई से रिटेलर का आईटीसी बनता है 2160 का, रिटेलर का आईटीसी बनता है आईजीएसटी का 2160 का. यस, एब्सोल्युटली राइट. अभी रिटेलर सोल्ड द सेम गुड्स टू द कस्टमर for 14,400 and the GST charge is 18%. Now both are in Delhi, मतलब गुड्स भी डिलीवर दिल्ली में हुआ है, इसके वजह से इट इज इंट्रा स्टेट, और 14,400 पे 18% निकाला तो इट कम्स टू 1296 एज CGST एंड 1296 एज SGST. ठीक है. सो कैन आई से 1296 आई हैव टू मेक 2 सेपरेट पेमेंट्स टू द सेंटर एज वेल एज स्टेट. सो मेरा आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी हियर इट इज गोइंग टू बी 1296 and here it is 1296. Sir, will I make a payment of 1296? No, because I have the ITC of 2160. The question comes, sir, should I utilize 2160 against CGST first, or should I utilize the 2160 का IGST ITC against SGST first? गवर्नमेंट ने बोला तुझे जो करने का कर, गवर्नमेंट ने बोला तुझे जो करने का कर, किसी के भी अगेंस्ट यूटिलाइज हो सकता है, नो प्रॉब्लम. देखो मतलब यूटिलाइजेशन कैसे होगा, समझ सीजीएसटी के अगेंस्ट किया तो 1296 माइनस 1296 आउट ऑफ 2160. 2160 में से 1296 निकाला बाहर और मैंने इधर पहले यूटिलाइज कर दिया. सो सीजीएसटी लायबिलिटी कितना, 0. कैन आई से 2160 में से 1296 मेरा सीजीएसटी में यूटिलाइज हुआ है, मतलब मेरा कुछ तो बाकी होगा. यस. बाकी कितना होगा मालूम है, 864. 864 का क्रेडिट अभी भी मेरे पास है. ठीक है. सो एसजीएसटी का पेमेंट करना है 1296. यस, एसजीएसटी का 1296 का पेमेंट करना है. उसके बाद में आईजीएसटी का क्रेडिट बाकी है ना जो 864, वो 864 में इधर यूटिलाइज कर सकता हूं. एंड एसजीएसटी का लायबिलिटी बनता है 432.
SGST का लाइबिलिटी बनता है 432, CGST का लाइबिलिटी बनता है निल। ये दो हम लोग को एक उसमें से एक पेमेंट तो निल है और दूसरा 432 है, सो 432 का मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा इन कैश। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, इन कैश में जब भी बोलता हूं मुझे कैश मतलब हार्ड कैश में पेमेंट करने का जरूरत नहीं होता है। कैश मतलब क्या, मुझे आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट करना है। दैट पेमेंट कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट पेमेंट कैन बी ओवर द काउंटर। हम लोग देखेंगे कि पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में क्या है वो, राइट। सो कैश मतलब कैश नहीं होता है, कैश नहीं, कैश मतलब मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। सो दिस वाज द मास्टर चार्ट वेयर यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स की अगर इंट्रा मतलब क्या है, बेसिक थिंग्स कि इंटर क्या होता है, इंट्रा क्या होता है। मेरे पास अगर ITC अगर CGST SGST होगा तो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता हूँ कि ये सब चीज़ें हम लोग ने ये पर्टिकुलर पॉइंट में सीखी है। तो सर आज के दिन हम लोग ने क्या क्या किया, आज के दिन में हम लोग ने बहुत बेसिक चीज़ें की है। सी सबसे पहले व्हाट इज GST देखा, वेरी सिंपल। उसके बाद ईयर ऑफ एनैक्टमेंट देखा 2017, 1 जुलाई 2017। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, श्री 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 नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी। इट इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, एब्सोल्युटली यस। GST is levied on what? Goods and services. Who was the first country to implement GST? France was the first country to implement GST 1954. What was the earlier law? गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो एक्साइज ड्यूटी लगता है, सेल के केस में इंट्रास्टेट सेल हुआ तो वैट लगता था, इंटर के केस में CST लगता था, ओके। सर्विसेज के केस में सर्विस टैक्स लगता था, ओके। एक्साइज ड्यूटी जाता था सेंटर को, वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट को, अगर CST जाता तो सेंटर जो जाता था और सर्विस टैक्स भी सेंटर को जाता था। उसके बाद बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बेस इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ IT तुम लोगों को आता है। उसके बाद वैट जब भी था, सिर्फ और सिर्फ वैट जब भी होता था तो प्रॉब्लम नहीं था, बट जब भी वैट एंड सर्विस टैक्स एक साथ जब भी आए ना तभी प्रॉब्लम अराइज होना चालू हुआ। परफेक्ट एकदम ओके, ठीक है। तो क्रेडिट एक दूसरे के साथ यूटिलाइज नहीं हो रहा था एंड दैट इज वाई इट वॉज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट और टैक्स ऑन टैक्स लगता था। इसके वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था। ये हम लोग को मालूम है टाइप्स ऑफ GST कितने होते हैं, टोटल स्टेट्स कितने हैं GST पर्पस के लिए, GST पर्पस के लिए टोटल स्टेट्स आर 31। उसके बाद इंटर स्टेट क्या होता है, इंट्रा स्टेट क्या होता है, वो सब भी हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग ने एक मास्टर चार्ट भी देख लिया, ओके। उसके बाद वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स किधर जाएगा, डेस्टिनेशन के कंट्री, डेस्टिनेशन के स्टेट में जाएगा, राइट। जो हम लोग ने कर्नाटका का एग्जाम्पल लिया था, एकदम परफेक्ट। तो आज के लिए हम लोग इधर ही रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपना फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, मतलब टुमारो वी विल फिनिश द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में जो जो तुम लोग को इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में तुम लोग को ये जो दिखाया था इसमें से भी हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस लिखेंगे भी, सो दैट तुम लोग को उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा वेन एवर यू विल राइट इट, ओके। एक चीज समझना कि हम अगर तुम लोग को एग्जाम क्लियर करना है, यू शुड डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। I admit this fact that you don't have time. I admit and I agree to this point somehow कि यार तुम लोग के पास टाइम नहीं है, तुम लोग नहीं कर सकते इतना राइटिंग प्रैक्टिस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग जो लाइव सेशंस अटेंड करोगे ना, तो लाइव सेशंस में ट्राई करना कि जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना एटलीस्ट लिखो, ओके। एकदम क्लियर है, बिकॉज हम लोग ने अगर लाइव सेशन में भी नहीं लिखा, जो रिकॉर्डेड है ना, वो रिकॉर्डेड लोग जो है ना, मैं उनको तो सैल्यूट मारना चाहता हूँ। बिकॉज यार रिकॉर्डेड लोगों में एक ऐसे ये होना चाहिए, एक जिगरा होना चाहिए कि यार मैं रिकॉर्डेड देखूंगा। बिकॉज रिकॉर्डेड में इतना टाइम जाता है ना, आई वॉन्ट यू टू बी कंसिस्टेंट इन वॉचिंग योर लेक्चर्स, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड भी तुम लोग देख रहे हो, जो अभी जो तुम लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, देन दैट के समझना कि तुम लोग में डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना, भगाना मत 2x पे, 2x में भगाना मत। भगाने से क्या होगा, तुम लोग का कंप्लीट तो हो जाएगा बट रिटेंशन नहीं रहेगा। मैं जो चीज़ तुम लोग को लिखने के लिए बोलूँगा वो प्लीज़ लिखना, तुम लोग के ही फायदे के लिए बोल रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग को कंप्लीशन पर्पस के लिए करना होगा, कर सकते हो, मेरे हिसाब से मेरे साथ कर रहे हो, तो हम लोग ने 75+ टारगेट करना चाहिए और 75+ करने के लिए हम लोग ने ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, राइट। सो कल हम लोग थोड़ा लिखेंगे भी, और ये सब बाकी का जो चीज़ें हैं, अल्कोहल पे क्या GST लगता है, क्या पेट्रोल पे लगता है, क्या अल्कोहल पे क्यों नहीं लगता, पेट्रोल पे क्यों नहीं लगता, लग सकता है कि ये सब कुछ चीज़ें हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट
अगर तुम लोग को जेन्युइनली ये फर्स्ट लेक्चर जो था बेसिक था, पर फर्स्ट लेक्चर तुम लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो योर कमेंट्स रिव्यूज, जेन्युइन कमेंट्स रिव्यूज इन माय टेलीग्राम चैट। एक बार मुझे बताना कि कैसे जेन्युइन फीडबैक तुम लोग का जो भी था, प्लीज़ मुझे बताना। आई विल अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली कैसे इम्पैक्ट था मेरे फर्स्ट लेक्चर का तुम लोग पे, right? So that's it for today's lecture. I will see you tomorrow. Tomorrow we'll finish this chapter. I hope that you will attend live करने का तुम लोग को अभी एक चीज समझा होगा कि कितना फायदा होता है, तो ये फायदा हमेशा तुम लोग को होगा। चलो that's it for today. I will see you in the next lecture. Till then, bye bye, see you and take care. कुछ भी डाउट्स होंगे प्लीज मुझे बता देना। बाय बाय।